Hi students. Well, we are continuing from where we left in the last class, right? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है बैटल ऑफ प्लासी को देखा था और फिर हम लोगों ने जो है बैटल ऑफ बक्सर को देखा था और हमने दोनों बैटल्स के रिजल्ट्स और उनके consequences को भी डिस्कस किया था, right? And we saw how like the battle of Buxar proved to be very decisive in terms of like British expansion in India, okay? बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक्चुअली बैटल ऑफ बक्सर हमने ये देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ब्रिटिशर्स एक्चुअली गॉट और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली गॉट लाइक दीवानी राइट्स इन बंगाल, राइट? दीवानी राइट का मतलब हो गया रेवेन्यू कलेक्शन का. सो दिस एक्चुअली लेड टू अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड ड्यूअल गवर्नेंस. ओके, ड्यूअल गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो शुरू होता है. ड्यूअल गवर्नेंस बेसिकली मीन्स दोहरी कह सकते हो शासन व्यवस्था या दोहरी शासन प्रणाली. अब ये ड्यूअल गवर्नमेंट जो बनी थी इसके अंदर ये प्रोविजन किया गया था. इट गेव द ब्रिटिश द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. इसने जो है ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे दिया. दूसरी तरफ द राइट ऑफ निजामत इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ and order, dispensation of criminal justice, and that of defending the frontiers remained with the Nawab, who was paid an annual amount by the British to meet the expenses. मतलब कि अब तो एक तरफ मान लो कि जो दीवानी का राइट था वो तो चला गया था अंग्रेजों के पास या ब्रिटिश के पास चला गया. दूसरी तरफ जो निजामत का था राइट, मतलब कि जिसके अंदर कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस हो गया, मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए रखना. डिस्पेंसेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, मतलब कि क्रिमिनल जो मैटर्स होंगे, क्रिमिनल केसेस की जो है सुनवाई करना, न्याय करना, ये वाला काम. और इसके अलावा बंगाल के फ्रंटियर्स यानी कि सीमाओं की रक्षा करना, उनको डिफेंड करना, ये सब काम जो है वो नवाब के साथ रह गया. और इसके बदले में जो है ब्रिटिश जो थे एक एनुअल अमाउंट पे करते थे, एक वार्षिक जो है एक रकम दे दी उनको इन खर्चे को पूरा करने के लिए. ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो अरेंजमेंट था, इट वाज फाइनली पुट टू एन एंड अंडर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772. 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है, जो गवर्नर जनरल था उस टाइम में, उसने जो है इस ड्यूअल गवर्नमेंट के अरेंजमेंट को खत्म कर दिया. और उसके बाद जो है कैलकाटा जो है वो ब्रिटिश पावर का, इंडिया में ब्रिटिश पावर का जो है सेंटर बन गया. Okay, and Calcutta remained that center till like 1911. 1911 के बाद जो है दिल्ली was declared as the capital of India. उसके बाद जो है दिल्ली को जो है कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया. लेकिन ये जो बंगाल के ऊपर जो इनका को कंट्रोल रहा है, या बेसिकली नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो उनका ये इनका ये कह सकते हो एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिशर्स का, इससे जो है इंडिया वाइड जो एक्सपेंशन का रास्ता था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खुल गया वो. जो आगे इनके कॉन्क्वेस्ट में जो एक मेजर अपोजिशन फोर्स थी वो आ रही थी मैसूर से. ओके, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन दैट द ब्रिटिश हैड टू फेस इन इंडिया केम फ्रॉम मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक रहे, उनके लीडरशिप में जो है ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा अपोजिशन जो है, काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, काफी स्ट्रॉन्ग विरोध झेलना पड़ा. अब देखो हैदर अली जो था, he was the ruler of Mysore between the years of 1761 to 1782. 1761 से लेकर 1782 तक पीरियड में जो है हैदर अली जो थे वो मैसूर के शासक रहे. और उनके पीरियड में ड्यूरिंग हिज रेन he did not encourage trade with the British as he had formed an alliance with the French. ओके, सो लाइक हैदर अली जो थे उन्होंने जो है फ्रेंच के साथ अलायंस कर लिया था. उनके साथ जो है उन्होंने जो है एक संधि ग्रुप बना लिया था. और वो जो इस वजह से जो है उन्होंने कभी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड को, व्यापार को जो है इनकरेज नहीं किया, उसको बढ़ावा नहीं दिया. बाद में हिज सन टीपू सुल्तान, he also did not like allow trade with the British. उसने भी जो है ब्रिटिश के साथ जो है ट्रेड अलाउ नहीं किया. and this enmity actually caused 4 Anglo-Mysore wars between Mysore and the British between the years 1766 to 1799. ये जो दुश्मनी हो गई धंधा नहीं करने देने की वजह से, उसकी वजह से ही जो है मैसूर और अंग्रेजों के बीच में जो है 4 युद्ध हुए 1766 से लेके 1799, 33 इयर्स के पीरियड में. ओके, इन 1799 द ब्रिटिश कैप्चर्ड श्रीरंगपट्टनम. ओके, और टीपू सुल्तान वाज मार्टियर्ड इन द वॉर.
ओके 1799 में जो है टीपू युद्ध जो हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 में हुआ, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें जो है ब्रिटिशर्स ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान उस युद्ध में शहीद हो गए. Now the defeat of Mysore made way for the British to establish their supremacy over most of India. ये जो मैसूर की जो हार रही टीपू सुल्तान की, उसने जो है ब्रिटिशर्स के लिए पूरे इंडिया में अपनी सुप्रीमेसी को कायम करने का जो है रास्ता खोल दिया. अब जैसे मैसूर जो है काफी बड़ा एक विरोधी पावर था अंग्रेजों का, उसी तरीके से मराठास जो थे वो भी एक काफी जबरदस्त चैलेंज पोज कर रहे थे. ओके, मराठास आल्सो पोज्ड अ चैलेंज टू द ब्रिटिश. Now the British regarded the Marathas as the greatest obstruction in the fulfillment of their ambition of building empire in India. Okay, ब्रिटिशर्स जो थे वो मराठास को सबसे बड़ा जो है बाधक मान रहे थे उनके जो कह सकते हो कि एम्पायर बिल्डिंग की जो महत्वाकांक्षा थी इंडिया में, उसके रास्ते में. और इसलिए जो है जैसे ही उनको मौका मिला, दे वर वेरी कीन मतलब काफी ज्यादा वो उत्सुक थे, काफी ज्यादा वो इसके लिए तैयार रहते थे टू वीकन देयर पावर एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी. मतलब कि जल्दी से जल्दी जो भी मौका मिले उस पर वो मराठास के पावर को वीकन करने की, कमजोर करने के लिए जो है वो काफी उत्सुक रहते थे, काफी तैयार रहते थे. एंड दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेरी सून आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव इन 1772. पेशवा माधव राव के मरने के बाद जो है उनको ये मौका बहुत जल्दी मिल गया. अब देखो मराठाज और ब्रिटिश जो थे उनके बीच में 3 युद्ध होता है, ठीक है. ओके, दे फॉट 3 एंग्लो मराठा वॉर्स बिफोर द ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल ओवर देयर किंगडम. ओके, ब्रिटिश जो थे उन्होंने मराठाज के किंगडम के ऊपर कंट्रोल हासिल किया. इससे पहले जो है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए. अब देखो माधव राव के मरने के बाद ब्रिटिश क्या करते हैं, तो दे सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ रघुनाथ राव अगेंस्ट पेशवा माधव राव सेकंड, एन इन्फेंट सन ऑफ द डिसीज्ड पेशवा. जो गए थे पेशवा माधव राव, उनके बेटे पेशवा माधव राव सेकंड या पेशवा माधव राव द्वितीय के सक्सेशन के विरोध में या उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है रघुनाथ राव के क्लेम को, रघुनाथ राव के दावे को जो है ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया. ओके, इसकी वजह से जो है पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ. ओके, अब ये पहला एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ, इसमें एक्चुअली द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज माधव राव सेकंड एज द पेशवा. इसमें जो है ब्रिटिशर्स को मजबूर होना पड़ा माधव राव सेकंड को जो है पेशवा के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए. However, after the death of Nana Fadnavis, who led the first battle against the British, the Marathas started fighting amongst each other for power. अब नाना फडणवीस जिन्होंने कि पहला जो है एंग्लो मराठा वॉर लीड किया था और अंग्रेजों को हराया था, उनके मरने के बाद जो है मराठा जो थे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया. अमंगस्ट ईच अदर, पावर के लिए जो है उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया. नाउ व्हेन द ब्रिटिश सॉ दिस, they took advantage of the situation. जब अंग्रेजों ने ये देखा तो उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया. ओके, 2 more wars were fought between the Marathas and the British. 2 युद्ध और लड़े गए मराठास और ब्रिटिश के बीच में, leaving the Marathas defeated and establishing the British as the supreme power. मराठास पराजित रहे इसके बाद में, और साथ ही साथ जो है ब्रिटिश जो थे वो सुप्रीम पावर के रूप में जो है इस्टेब्लिश हो गए. And now the British Empire could, move forward on its plan to annex the whole of India. और अब अंग्रेज जो थे वो पूरे इंडिया को अपने साथ मिलाने के प्लान पे आगे बढ़ सकते थे. ओके, well, after that, now, so like looking at this quickly, like this dual governance in Bengal and conquest of Mysore and war against the Marathas. Now we are moving to the last part of this chapter, which actually gives you some insight into instruments of British expansion, and I think it will be appropriate to leave it for the next session. Okay, where we will look at the instruments of British expansion, discuss it properly, and then complete it.